Good to see you all. So I welcome you all for your first class for visa management. The objective of this class is to teach you how to get visa of any country in the world. Okay. Yes, sir. So we have to go according to process, right? There are basic things which needs to be addressed first. पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, हम उनको पहले समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? फिर उसके अकॉर्डिंगली हम धीरे धीरे आगे चलेंगे, ठीक है? Yes, sir. अगर कोई ऐसा सोचे कि पहली क्लास में ही आप सवाल पूछेंगे कि हाँ मेरा कनाडा का वीजा कैसे लगेगा या मेरे क्लाइंट का यूके का वीजा कैसे लगेगा, तो ये एक क्लास के अंदर नहीं समझाया जा सकता, ठीक है? कुछ चीजें होती हैं जो हम आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझा सकते होते हैं, ठीक है? जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो इतना ही है, कर सकते हैं, बट जब तक आप बेसिक्स से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसको ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे. सो इफ यू वांट टू डू इट प्रॉपरली वी हैव टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसेस. हमें पूरा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होगा, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 सेकंड. मीटिंग कर रहे हैं. आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहले से ही अपना वीजा का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी एजेंसी चला रहे हैं, ठीक है? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हर एक चीज का जवाब बिना बेसिक्स को समझे नहीं दिया जा सकता. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको आपको समझने के लिए बेसिक्स को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है? सो व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव इन रिगार्ड टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो आप मुझसे पूछना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर कोई और इससे इररिलेवेंट कोई सवाल पूछना चाहता है, कोर्स के बारे में कुछ पूछना चाहता है, तो वो भी पूछ सकते हैं. इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चंस लेने स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़े से बेसिक रूल्स बता देता हूं ऑनलाइन क्लास लेने के. जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं देन कीप योरसेल्फ विजिबल, योर फेस शुड बी विजिबल, यू शुड बी सिटिंग प्रॉपर्ली, राइट? आराम से बैठिए ताकि हम आपको देख सकें, आपको सुन सकें. अपने आप को आप म्यूट रख सकते हैं जब आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं. अगर आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर है तो अपने आप को म्यूट रखिए. जब आपको सवाल पूछना है अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए, ठीक है? अपने कैमरा को ऑन रखिए, अपने आप को विजिबल रखिए. अगर आप ज्यादा देर तक विजिबल नहीं रहते हैं, ज्यादा देर तक इनविजिबल रहते हैं, आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हमें मजबूरन आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है? इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग हो रही है, जितनी भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ इन सब की रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्डिंग आपको दी भी जा सकती है, बट ऐसा नहीं है कि हर क्लास की रिकॉर्डिंग हम आपको दे सकें. तो आप ये मत समझिएगा कि अगर आप क्लास नहीं ले रहे हैं तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्लास लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? रिकॉर्डिंग उन्हीं को दी जाएंगी जो स्टूडेंट सीरियसली इसको कोर्स को कर रहे हैं. जैसे कि ये ऑनलाइन कोर्स है, आप लोग ऑनलाइन मुझसे क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन आप सवाल पूछ सकते हैं. आप में से कोई भी अगर मान लीजिए आपको कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आता है ऑनलाइन और वो आप चाहें कि आप इंस्टीट्यूट में आकर समझना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम. बिल्कुल आ सकते हैं. और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप ऑनलाइन चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे, जो मैं कहूँगा आप वो करेंगे, तो आप सब कुछ आराम से समझ पाएंगे. कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना समझ पाए, ठीक है? तो यंगशिप आतम जी, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना कैमरा आप ऑन कर लीजिए और जिनके जो सवाल हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं. अदरवाइज मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूँ. आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विद हिंदी. इफ समवन वांट मी टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश आई कैन टीच यू ओनली इन इंग्लिश. अगर आप सब लोग हिंदी से कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको हिंदी में पढ़ा सकता हूँ. Yes, sir. जी कोई सवाल अभी तक? सर अभी कौन कौन से हमारे बैचेस चल रहे हैं? एक तो वीजा का ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होगा.
और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा। देखो मीनाक्षी, ये जो, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, वो ट्रैवल पैकेजेस भी है। ठीक है, ओके। ये सारी चीजें आप दीपिका मैम से भी पूछ सकती हैं। ठीक है, ओके। और कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता हो? ओके, कोई कुछ नहीं पूछना चाह रहा है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए प्लीज। सर टाइमिंग यही रहेगी हमारी? हाँ जी बिल्कुल, टाइमिंग यही रहेगी। ओके सर। अच्छा सर, आई हैव अ वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। सर जैसे इसमें हमें वीजा में क्या क्या इंक्लूड होगा, लाइक स्टडी वीजा, एवरीथिंग? हाँ जी बिल्कुल, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये आप लोगों के कोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, कौन सा कोर्स कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अदरवाइज वीजा मैनेजमेंट के अंदर हम टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, पीआर, ये सब कुछ इंक्लूड करते हैं, सारा कुछ इसका पार्ट होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आप कैसे लेंगे वो सब हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, यूके वीजा हो, शेनेगन वीजा हो, कनाडा वीजा हो, यूएसए वीजा हो, ये सब कुछ हम करवाएंगे। ठीक है, पर अगर मान लीजिए कि कोई बेसिक सिर्फ वीजा कर रहा है, कोई स्मॉल कोर्स कर रहा है, 1 मंथ का कर रहा है, तो वो सिर्फ टूरिस्ट और बिजनेस वीजा सीख पाएगा। ओके सर वर्क वीजा नहीं होगा? हाँ जी, वर्क वीजा नहीं सीख पाएगा वो, मतलब 1 मंथ में? वर्क नहीं, वीजा भी तो होता है। वर्क वीजा डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस कैसे चलती है। ठीक है, जब बैच के अंदर क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो वर्क वीजा 1-1.5 महीने के बाद ही स्टार्ट हो पाता है। ठीक है, मान लीजिए कि बेसिक चीजें सबको आसानी से समझ में आ रही हैं और कर पा रहे हैं तो वर्क परमिट जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि अगर हम वीजा की बात करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वीजास। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वीजास हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वीजास का हमारा मतलब ये है कि 150 से ज्यादा अलग अलग तरह के वीजास अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारे को 150 के 150 कौन कौन से हैं इन सब चीजों को समझने की जरूरत नहीं है। अगर हम इम्पोर्टेंट जिनसे हमारे को काम करना है वो समझ लेते हैं तो भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मल्टीपल एंट्री वीजा होता है, सिंगल एंट्री वीजा होता है, डबल एंट्री वीजा होता है। ठीक है, इसके अलावा टूरिस्ट वीजा होता है। मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। सिंगल एंट्री का मतलब है कि आपको जो वीजा मिला है, ठीक है, अगर वो 3 महीने के लिए वैलिड है, ठीक है, तो आप उस 3 महीने में सिर्फ एक ही बार उस कंट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं। एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि यूनाइटेड किंगडम हमारे को वीजा देता है 2 मंथ्स के लिए, 60 डेज के लिए वो हमारे को मान लीजिए वीजा देता है, और वो कहता है कि ये आपका सिंगल एंट्री वीजा है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप सिर्फ एक ही बार उस 2 महीने में यूके जाकर वापस आ सकते हैं। अगर ये कहता है कि ये डबल एंट्री वीजा है तो इसका मतलब होगा कि आप 2 बार आ सकते हैं उसी 2 महीने के अंतराल में। अगर ये 2 मंथ्स का वीजा है, ठीक है, तो आप एक बार अंदर आइए, फिर वापस चले जाइए, फिर दोबारा भी आ सकते हैं। ठीक है, चाहे आप कहीं भी जाए, आपने अगर बॉर्डर क्रॉस किया है तो आपका वो एग्जिट माना जाएगा और दोबारा जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री मानी जाएगी। ठीक है, हमारे को डबल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीजा उन केसेस में लेना पड़ता है जिन केसेस के अंदर जो हमारी कंट्रीज हैं वो कंट्रीज छोटी हैं और उसके आसपास और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको हम लोग विजिट करना चाहते होते हैं। जैसे कि सिंगापुर, अगर कोई सिंगापुर जाता है तो ऑल मलेशिया भी जाना चाहता है। ठीक है, उसके आसपास थाईलैंड भी जाना चाहता है, तो हम इसके अंदर मल्टीपल एंट्री वीजा या डबल एंट्री वीजा देने की कोशिश करते हैं। स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है, यूएसए, अगर कोई यूएसए जा रहा है तो वो कनाडा जाना चाहता है, ठीक है, तो आप एग्जिट कर रहे हैं तो दोबारा एंट्री भी कर सके। तो ऐसी जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके साथ और भी नेबरिंग कंट्रीज कवर की जाती हैं, उन केस के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम मल्टीपल एंट्री वीजा दें। ओके, तो ये आपका डिफरेंस होता है सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। 70% कंट्रीज तीनों की सेम फीस लेती है।
ठीक है, चाहे आप सिंगल एंट्री ले रहे हो, चाहे आप डबल एंट्री ले रहे हो, चाहे ट्रिपल मल्टीपल एंट्री ले रहे हो, ठीक है। बट 30% कंट्रीज ऐसी हैं जो आपकी एंट्रीज के अकॉर्डिंगली भी चार्ज करती है, ठीक है। अब जैसे कि हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और बेसिक चीजें बता देता हूँ कि यूजली जो हम वीजा लेंगे, जिस भी कंट्री का हम वीजा लेंगे, व्हाटएवर टाइप ऑफ वीजा हम लेंगे, ठीक है, उस कंट्री की जो फीस है, जो गवर्नमेंट ले रही है, वहां की एम्बेसी ले रही है, जो ऑफिशियल फीस है, ठीक है, उसके ऊपर एक वीजा एजेंट, एक ट्रैवल एजेंट अपने सर्विस चार्जेस ले सकता है, जो कि बिल्कुल लीगल है, ठीक है। अब इस चार्जेस को आप लीगली लेना चाहते हैं तो उसके लिए छोटी सी बात यही है कि आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये कंपनी चाहे प्रोप्राइटरशिप हो या ये पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, आपने कंपनी रजिस्टर की हुई है। मान लीजिए कि हम किसी को रशिया का वीजा लगवा कर दे रहे हैं, जिसकी फीस आ रही है मान लीजिए 3000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, है भी इतनी, $40 इसकी फीस है, ठीक है। अगर 3000 रुपए इसकी फीस आ रही है तो हम इसके ऊपर 1000 या 2000 या 3000 रुपए चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके लिए हम रिसिप्ट निकाल कर देंगे और रिसिप्ट के ऊपर हम लिखेंगे सर्विस चार्जेस। जो भी आप सर्विस चार्जेस दे रहे हो उसके ऊपर आप टैक्स दोगे गवर्नमेंट का 18% टैक्स बनेगा, वो आप दोगे। गवर्नमेंट कहती है कि जब तक आप 20 लाख रुपए की आपका ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं, आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ये कहती है, ठीक है। बट आजकल ज्यादातर चीजें करने के लिए जीएसटी नंबर चाहिए। तो अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, वीजा मैनेजमेंट का या ट्रैवल एजेंसी का, तो जीएसटी जरूर लेना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपके लिए चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेंगी, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट की वीजा की फीस हो, चाहे आपके वीजा चार्जेस हो, द वीजा चार्जेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन रिफंडेबल। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। वीजा लेने के मेजरली हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म होंगे हर कंट्री के लिए, मतलब ज्यादातर कंट्रीज के लिए, ठीक है। मेजरली 3 ही प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें वीजा लेना होता है। या तो एम्बेसी के थ्रू हमारे को वीजा मिल रहा होगा, जब हमारे को एम्बेसी के थ्रू वीजा मिल रहा है तो एम्बेसी का या कॉन्सुलेट का जो ऑफिस है वहां पर हम जाएंगे, ठीक है। एम्बेसी का ऑफिस दिल्ली में मिल जाएगा, मुंबई में मिल जाएगा, कुछ एम्बेसीज का कॉन्सुलेट मतलब कि एक ब्रांच ऑफिस आपको चंडीगढ़, अमृतसर जैसी जगहों पर भी मिल जाएगा। जिन कंट्रीज का हमारे को ऑफिस हमारी नेबरिंग सिटी में नहीं मिल रहा है या हमारी सिटी में नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको दिल्ली या मुंबई जाना पड़ेगा, ओके। बट बहुत सारी कंट्रीज जहां एक्चुअली लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, वो कंट्रीज अपने वीजा के ऑपरेशंस VFS के थ्रू करवाती है या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवाती है, ठीक है। VFS कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। VFS का मतलब है वीजा फैसिलिटेशन सर्विसेज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि मैं एक एम्बेसी हूँ, ठीक है, मैं मान लीजिए कि जर्मनी की एम्बेसी हूँ और मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आती हैं जिनको वीजा चाहिए। आफ्टर ऑल एम्बेसी का काम सिर्फ वीजा देना नहीं है, और भी बड़े सारे इंपॉर्टेंट काम है और बड़े सारे इंपॉर्टेंट लोग एम्बेसी के अंदर काम करते हैं या आते जाते रहते हैं। अगर एम्बेसी सिर्फ वीजा देने का ही काम करती रहेगी तो एम्बेसी कभी भी बाकी चीजें नहीं कर पाएगी। तो एम्बेसी क्या कहती है कि ठीक है, हमारी वीजा की फीस है 5000 रुपए, ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, लोग उनसे एप्लीकेशन लेते हैं, डॉक्यूमेंट लेते हैं, चलिए इस काम को, डॉक्यूमेंट लेना, उन्हों की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना, उनसे फीस एक्सेप्ट करना, इस काम को आउटसोर्स कर देते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई असिस्टेंट रख लिया, ठीक है, तो वो असिस्टेंट जो है, जो एक आउटसोर्स ऑफिस है, वो है VFS, वीजा फैसिलिटेशन सर्विसेज। जरूरी नहीं है कि हर कंट्री ये आउटसोर्सिंग VFS के साथ ही करे, ठीक है। जैसे कि स्पेन है,
स्पेन VFS के साथ नहीं करता है, एक और कंपनी है BLS करके, उनके साथ करता है। मलेशिया है, मलेशिया भी VFS के साथ आउटसोर्सिंग नहीं करता है। VFS मलेशिया जो है OEC करके एक कंपनी है, उनको आउटसोर्स करता है। सिंगापुर है, सिंगापुर भी VFS के साथ नहीं करता है, उन्होंने बड़े सारे अपने ऑथराइज एजेंट्स बनाए हुए हैं, उनके थ्रू करता है। UAE है, UAE किसी के साथ भी नहीं करता। UAE कहता है कि सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर ही जो लोग बैठे हैं वही वीजा लगा कर दे सकते हैं और कोई नहीं देगा। ठीक है, UAE का वीजा बिल्कुल अलग ढंग से समझाया जाता है, करवाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। तो VFS को ये मत समझिएगा कि ये कोई गवर्नमेंट बॉडी है या ये एम्बेसी का पार्ट है, या VFS जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक होगा। VFS बहुत सारी जगह पर लोगों को चीट करने की कोशिश करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ओके, बट हम आपको पूरा तरीका समझाएंगे कि VFS के थ्रू कैसे होता है। अब मैंने आपको दो तरीके बता दिए, कि दो सोर्स बता दिए, दो लिंक बताए। एक मैंने बताया कि या तो सीधा एम्बेसी के पास जाने की हमारे को ऑप्शन मिलती है, जहां पर हमारे पास सीधा एम्बेसी के पास जाने की ऑप्शन नहीं होती वहां पर हम VFS के पास जाते हैं। ठीक है, जहां पर हमारे पास ना ही एम्बेसी की ऑप्शन है ना ही हमारे पास VFS की ऑप्शन है, वहां पर हमारे को ऑनलाइन वीजा लेने की ऑप्शन मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हों का वीजा हमारे को ऑनलाइन लेने की ऑप्शन मिलती है, जैसे कि यूक्रेन, ठीक है, जैसे कि अर्जेंटीना, ठीक है, जैसे कि ब्राजील, जैसे कि मलेशिया, मलेशिया का अभी नहीं मिल रहा बट अदरवाइज मिलता है। ठीक है, जैसे कि टर्की। तो ऐसी बड़ी सारी कंट्रीज हैं जिन्हों का वीजा हम ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे अपने कंप्यूटर पे बैठ के, ताइवान का, श्रीलंका का, ठीक है, हांगकांग का, और कंप्यूटर से ही हमारे को वीजा मिल जाएगा, हमारे को कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि यही होने वाला है। आने वाले 10 साल में जब आप देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि वीजास जो हैं बड़े आराम से आपको आपके कंप्यूटर से ही मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेजरली 3 सोर्सेज होते हैं वीजा लेने के। तो एक मैंने आपको ये बताया कि सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री और डबल एंट्री वीजा होते हैं। टूरिस्ट वीजा होता है जो कि टूरिज्म के लिए मिलता है। सबसे आराम से जो वीजा मिलता है वो टूरिस्ट वीजा होता है। सबसे कम डॉक्यूमेंट जिस वीजा में चाहिए होते हैं वो टूरिस्ट वीजा होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे को वीजा सबसे आराम से मिलता है वो है बिजनेस वीजा। ठीक है, फिर तीसरा जो सबसे ज्यादा वीजा यूज होता है वो है वर्क परमिट। ठीक है, चौथा सबसे ज्यादा वीजा जो आप लोग अप्लाई करोगे या जिसकी आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी वो होगा स्टूडेंट वीजा। ठीक है, तो हम आपको ये सब कुछ सिखाने वाले हैं। पांचवे की जो आपके पास ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी वो होगा आपका PR। ठीक है, या एक्सपेंस एंट्री कहिए या आप इसको परमानेंट रेजिडेंसी कहिए। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वो कहती हैं आप अपनी कंट्री में ही जहां पर भी आप बैठे हैं वहीं से ही बैठे बैठे आप अप्लाई कीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, और उसके बेसिस पर हम आपको हमारी कंट्री की PR दे देंगे सीधा। जब आप आओगे, एंटर करोगे, तो आप हमारी कंट्री के परमानेंट रेजिडेंट होगे, जैसे कि कनाडा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि न्यूजीलैंड। तो ऐसी बड़ी सारी कंट्रीज हैं जो हमारे को ये ऑप्शन देती हैं। ठीक है, बट इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वीजाज हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए हैं। जैसे कि एक हमारा वीजा होता है ट्रांजिट वीजा। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको ट्रांजिट वीजा एक्सप्लेन करूं, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो, कोई अपना फीडबैक देना चाहता हो, या किसी को लग रहा हो कि नहीं ये सब तो बहुत बेसिक है, सीधा एडवांस पे चले जाए, कोई भी कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, तो प्लीज पूछिए या बताइए। सर जैसे हम दुबई का वीजा करते हैं वो भी ऑनलाइन होता है? देखिए, दुबई का वीजा, UAE कहिए आप इसको, दुबई भी कह सकते हैं, दुबई कहना भी गलत नहीं है। ठीक है, UAE 7 इमिरेट्स का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ओके, तो दुबई का अपना अलग प्रोसेस भी है, शारजाह का अपना अलग प्रोसेस है, आबू धाबी का अलग प्रोसेस है, फुजेरा का अलग प्रोसेस है। तो 7 ऐसी इमिरेट्स हैं या 7 स्टेट्स आप मान कर चलिए। ठीक है, पर फिर भी हम इसे UAE कहना पसंद करते हैं। ठीक है, UAE या दुबई ऑनलाइन वीजा भी देता है बट इंडियंस को नहीं देता। ठीक है, अगर हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज की बात करें
तो वो यूएई का वीजा अपने घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं बिना किसी एजेंट की हेल्प के। ठीक है, हम लोगों को किसी ना किसी यूएई के जिसके पास इमराती आईडी होगी उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। बट आप खुद भी अपने नाम पर भी इमराती आईडी ले सकते हो। अब आप चाहोगे कि मैं आपको सीधा बताऊं कि इमराती आईडी कैसे मिलती है, तो इमराती आईडी कैसे मिलेगी वो आगे बताएंगे। यूएई का पूरा प्रोसेस हम कराएंगे। हो सकता है दूसरी या तीसरी क्लास में, आज पहली क्लास है, मैं आपको यूएई का प्रोसेस करवा दूं पूरा का। हाँ जी, और आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यस सर। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर जिसके पास यूएसए का वीजा होता है उसको यूएई का वीजा या किसी मतलब कुछ कंट्रीज का वीजा नहीं चाहिए होता, ये भी एक होता ये है? बात बिल्कुल ठीक है। दुनिया के अंदर 3 ऐसे वीजाज हैं जिनके बेसिस पर कुछ कंट्रीज के वीजाज हमारे को अराइवल पे मिल जाते हैं या फिर हमारे को वीजाज नहीं चाहिए होते। जैसे कि यूएसए, अगर किसी के पास यूएसए का वैलिड यूज्ड, ठीक है, कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिनको दिमाग में रखना होगा जो आगे आपको डिटेल में कराई जाएगी। अगर किसी के पास यूएसए का वीजा है, उसने एक बार उसको यूज भी किया हुआ है और वीजा वैलिड है, तो वो यूएई का वीजा अराइवल पर ले सकता है। ठीक है, यूएई का वीजा यहाँ एम्बेसी में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, पर आप कहोगे कि नहीं होता है, तो ये बात भी ठीक है कि हमारे पास 2 ऑफिशियल्स होते हैं या 2 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पासपोर्ट्स होते हैं। हम लोग सब जनरल पब्लिक में आते हैं। ठीक है, अगर आप कोई सरकारी डिफेंस से रिलेटेड जॉब नहीं कर रहे, जो लोग डिफेंस से रिलेटेड या मिनिस्ट्री में हाई पोस्ट पर होते हैं, उनके पास ऑफिशियल पासपोर्ट होता है। व्हाइट कलर का पासपोर्ट होता है, दिखा दूंगा मैं आपको कभी। ठीक है, ऑफिशियल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर यूएई इंडिया में भी वीजा लगा रहा है। ठीक है, जिन्हों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो एम्बेसी के थ्रू यूएई का वीजा ले सकते हैं, या फिर जिन्हों के पास ऑफिशियल पासपोर्ट है। तो आपके पास जो क्लाइंट आने वाले हैं वो 99% ऐसे होंगे जिनके पास ना ही डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा ना ही ऑफिशियल पासपोर्ट होगा। तो आपके लिए यूएई का वीजा यहाँ पर प्रोसेस करने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है? आपका मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें यूएई का वीजा आपने बताया था कि 2400 रुपये में लगता है। वो कौन सा वीजा था? ट्रांजिट वीजा की बात कर रहे थे आप या विजिटर वीजा? देखिए, यूएई का जो वीजा है, यूएई के वीजा को विजिटर वीजा कहा जाता है। उस पर आप टूरिज्म भी कर सकते हो। ठीक है, किसी को मिलने के लिए जा रहे हो वो कर सकते हो। ठीक है, यही वीजा 2400 रुपये में लगता है। ठीक है, 2400 से भी कम में लगता है। अगर आप ठीक उसका प्रोसेस समझते हो तो 2100 रुपये में ये वीजा लग सकता है। ठीक है, बट उसके लिए आपको कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस आपने चुटकी बजाई, मेरी बात सुनी और हो गया। ठीक है, उसका प्रोसेस है जो मैं आपको करवाऊँ। ठीक है सर, ये कन्वर्ट भी हो जाता है 2 का वीजा, ऐसे टूरिस्ट वीजा में से वर्क वीजा? हाँ जी, मतलब बिल्कुल हो जाता है, पर हर कंट्री ऐसा नहीं करती है। ठीक है, जैसे यूएई की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यूएई के साथ ये ऑप्शन होती है कि आप टूरिस्ट वीजा पर यूएई गए, ठीक है, और वहां पर जाकर आपको जॉब मिल गई या कोई और आपका वहां पर क्या कहते हैं कनेक्शन हो गया और आपने अपना वीजा कन्वर्ट करवा लिया, तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये वहां पर होती है। ठीक है, पर कनाडा के केस में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं ये उम्मीद लगाकर कि हमने टूरिस्ट वीजा ले लिया है, हम वहां पर जाके अपने दोस्त के आगे रोएंगे या किसी रिश्तेदार के आगे और नौकरी कर लेंगे और फिर वापस ही नहीं आएंगे। ठीक है, नौकरी लग जाएगी आपकी, पर फिर भी आपको वापस आना पड़ेगा। ठीक है, वीजा को कन्वर्ट करवाने के लिए आपको एक बार वापस आना पड़ेगा। तो कुछ स्पेशल केसेस के अंदर हम वहां पर रह के भी कर सकते होते हैं, बट अदरवाइज हमारे को वापस कई कंट्रीज में वापस आना पड़ता है, कई कंट्रीज के अंदर वापस नहीं आना पड़ता। कोई थंब रूल नहीं है कि हाँ एक ही आपने समझ लिया और यही हर एक किसी के साथ चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और जैसे मतलब कि पासपोर्ट के थ्रू भी जाते हैं, मतलब कि मतलब जिसमें जिन कंट्री में मतलब वीजा की जरूरत होती है पासपोर्ट से भी हो जाता है, ऐसा कुछ भी सुना है मैंने। ऐसी बड़ी सारी कंट्रीज हैं जिनमें हमारे को वीजा की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, करीब 22-23 ऐसी कंट्रीज हैं जिसके लिए इंडियंस को पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं है या फिर वीजा की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मॉरिशियस,
मॉरिशस के लिए इंडियंस को कोई वीजा ही नहीं चाहिए, पासपोर्ट है, हवाई जहाज में बैठो और पहुंच जाओ, ठीक है। जैसे कि सेशल्स, ठीक है, सेशल्स के लिए इंडियंस को कोई वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। भूटान और नेपाल तो हम जानते ही हैं, भूटान और नेपाल के लिए हमारे को वीजा की जरूरत नहीं है। श्रीलंका का वीजा हम अराइवल पे ले सकते हैं। मालदीव्स के लिए हमारे को वीजा की जरूरत नहीं है। जमाइका के लिए हमारे को वीजा की जरूरत नहीं है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के लिए हमारे को वीजा की जरूरत नहीं है। टूनीशिया के लिए हमारे को वीजा की जरूरत नहीं है। यूरोप की एक कंट्री है, यूरोप के सेंटर के पास आती है, सर्बिया, सर्बिया के लिए हम इंडियंस को वीजा की कोई जरूरत नहीं है। तो इस ढंग से फीजी है, फीजी के लिए हमारे को वीजा की जरूरत नहीं है। मकाओ के लिए हमारे को वीजा की जरूरत नहीं है। रशिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसके लिए हमारे को वीजा की जरूरत नहीं है। तो ऐसी काफी सारी कंट्री जैसे कंबोडिया, वियतनाम, इनका वीजा हम अराइवल पे ले सकते हैं। उज्बेकिस्तान का वीजा हम अराइवल पे ले सकते हैं। इजिप्ट का वीजा हम अराइवल पे ले सकते हैं। थाईलैंड का वीजा हम अराइवल पे ले सकते हैं। फिलीपींस का वीजा हम विद कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है, उसको हम अराइवल पे ले सकते हैं। तो ऐसी करीब 40 आप कंट्रीज मानकर चलो जिधर जिन लोगों का वीजा अदरवाइज नहीं लग सकता होता है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज का जिनका वीजा नहीं लग सकता होता है, उन्हों को वीजा वहां पर वो जा सकते हैं घूमने के लिए, ठीक है। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सर हाँ जी बोलिए। यूएई में वीजा इंडियंस को अलाउड क्यों नहीं है? किसके लिए, कहाँ के लिए? यूएई के लिए, दुबई के लिए। इंडिया वीजा तो मिल ही रहा है, किसने कहा कि नहीं मिल रहा है? अच्छा सर, मेरे को वॉइस ठीक है सर। यूएई कितने लोग तो दुबई जाते हैं, आपने कितनी बार तो सुना होगा, आपके दोस्त गए हुए होंगे, आपके रिश्तेदार गए हुए होंगे, यूएई तो जा ही रहे हैं, यूएई का वीजा मिल रहा है। मैंने ये बोला था कि यूएई का टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क परमिट, ये सब कुछ हम यहाँ पर रहते हुए एम्बेसी से नहीं ले सकते। अच्छा, एम्बेसी के साथ हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसका डिफरेंट प्रोसेस है जो कि मैं आपको करवाऊंगा, पूरा का पूरा प्रोसेस करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ओके, और कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है या कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट वीजा है हमारे लिए और हम उसी को अपना बेस बनाकर चलते हैं, ठीक है। दैट इज शेनेगन वीजा। शेनेगन वीजा अगर हम ले लेते हैं, अगर हम किसी को शेनेगन का वीजा दिलवा सकते हैं तो बड़े आराम से, ठीक है, हम बड़े आराम से उसको वीजा, बाकी कंट्रीज का भी वीजा दिलवा सकते हैं, ठीक है। तो शेनेगन का वीजा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि शेनेगन है क्या, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को या ज्यादातर लोगों को मालूम भी होगा कि शेनेगन क्या है, ठीक है, पर कई लोगों को नहीं भी मालूम होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज शेनेगन। दुनिया के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 में से एक कॉन्टिनेंट को आप भूल जाइए, अंटार्कटिका को, क्योंकि वहां पर कोई कंट्रीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 कॉन्टिनेंट रह जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, अफ्रीका सेकंड सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर आता है हमारे पास यूरोप, फिर आता है अंटार्कटिका और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कि एक कंट्री का भी नाम है और एक कंट्री का भी नाम है और कॉन्टिनेंट का भी नाम है। यूरोप दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किया गया कॉन्टिनेंट है, सबसे पहले डेवलप हुआ कॉन्टिनेंट है। छोटा कॉन्टिनेंट है, 50 के करीब कंट्रीज हैं यूएई में, यूरोप में। यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्रीज आती हैं वो अप्रोक्सीमेटली 50 कंट्रीज है, ठीक है। इन 50 में से 26 कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया कि ठीक है, हम 26 में से कोई भी कंट्री अगर किसी को वीजा दे देगी तो बाकी कंट्रीज भी उसको वीजा देंगी, मतलब उसको एंट्री अलाउ करेंगी, ठीक है। सो शेनेगन एक ग्रुप है। शेनेगन इज अ ग्रुप ऑफ 26 यूरोपियन कंट्रीज। यूरोप की 26 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसको हम शेनेगन कहते हैं,
ठीक है। शेनेगन का वीजा लेने के लिए सबसे लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट या प्रोसेस की हम बात करेंगे, वो लेंथियस्ट जो माना जाता है वो शेनेगन का माना जाता है, ठीक है। अगर आप शेनेगन का वीजा लगाना समझ जाते हो, सीख जाते हो, लगा पाते हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप 90% कंट्रीज का वीजा लगा पाओगे, ठीक है। बड़े आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये 26 कंट्रीज हैं कौन सी, ठीक है। बड़े आराम से आप गूगल करोगे ग्रुप ऑफ शेनेगन कंट्रीज, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मुझे कहेंगे तो मैं आपको लिख के भी दे दूंगा, राइट। हमारे नोट्स में, हमारी बुक्स में ये अवेलेबल है, ये हम आपको देने भी वाले हैं अदरवाइज भी, ठीक है। ये क्लास खत्म होगी तो हो सकता है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्यादातर लोगों को मालूम ही है, ज्यादातर आप बच्चों को, मेरा स्टूडेंट्स को मेरा व्हाट्सएप नंबर मालूम है। जिन्हों को मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं मालूम है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई चीज ऐसी मैं बोलता हूँ कि अगर आपको चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे क्लास के बाद, ठीक है। क्योंकि मेरे पास करीब 300 स्टूडेंट्स हर समय होते हैं, ठीक है, अलग अलग बैचेस के अंदर जिनको हम पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो हम कई बार दिमाग से निकल जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको चाहिए जो मैंने बोली है, मैं आपको दूंगा, और अगर मैंने नहीं दी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871932556। तो जिसको भी लिस्ट चाहिए वो शेनेगन कंट्रीज की, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वैसे अगर आप गूगल करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 26 कंट्रीज हैं और ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड इसका पार्ट है, इटली इसका पार्ट है, स्पेन इसका पार्ट है, जर्मनी इसका पार्ट है, फ्रांस इसका पार्ट है, ठीक है, नीदरलैंड इसका पार्ट है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब इसका पार्ट है, ठीक है। जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं यूरोप की जो शेनेगन का पार्ट नहीं है, वो दो कंट्रीज हैं। एक तो रशिया, रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, थोड़ा सा अगर आपको मालूम हो तो रशिया इज अ कंट्री विच इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कोई ऐसी कंट्री जो दो कॉन्टिनेंट्स में आती है। तो रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। आप इसका मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आधा रशिया एशिया में आता है, आधा रशिया यूरोप में आता है, पर फिर भी इसको यूरोपियन कंट्री कहा जाता है क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो यूरोपियन साइड में है, और इसकी जो कैपिटल है विच इज मॉस्को, वो भी यूरोपियन साइड में है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये यूरोपियन कंट्री है, पर इसका वीजा अलग से लिया जाता है और बड़े आराम से मिल जाता है। अगर इस वक्त हम रशिया के वीजा के प्रोसेस की बात करें तो दो पैरेलल प्रोसेस चल रहे हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है जो कि 2020 जनवरी में इन्होंने स्टार्ट किया था, 2021 जनवरी में इन्होंने स्टार्ट किया था, जो कभी ऑपरेशनल हो ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। जो पुराना ट्रेडिशनल प्रोसेस है वो चल रहा है, जिसके लिए हम एम्बेसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन दे रहा है रशिया, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो रशिया का कर रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बोल रहा हूँ। नहीं तो रशिया का भी हम आपको प्रोसेस अलग से करवाएंगे, ठीक है। तो रशिया का वीजा हम डायरेक्ट एम्बेसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रशिया का वीजा एम्बेसी के साथ अप्लाई करने के लिए एम्बेसी की साइट पे जाना है और वहां पर से जाके अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन होती है रशिया का वीजा अप्लाई करने के लिए VFS के थ्रू। जब हम रशिया का वीजा VFS के थ्रू लेते हैं तो हमारी कॉस्ट 500 रुपए ऐड हो जाती है। और ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, कोई भी वीजा हम अगर VFS के थ्रू ले रहे होंगे तो वो वीजा 600, 700, 800 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए महंगा हो जाएगा, ठीक है। अगर उस वीजा की ऑप्शन डायरेक्ट एम्बेसी से लेने की है तो आप कोशिश करें कि आप डायरेक्ट एम्बेसी से लें। और ये मत सोचिएगा कि अगर आप VFS के थ्रू ले रहे हैं तो ज्यादा चांसेस हैं वीजा मिलने के, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रोसेस वही का वही रहेगा, ठीक है, ओके। तो शेनेगन वीजा जो है वो 26 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसके अंदर रशिया नहीं आ रहा और यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं आ रहा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम भी 4 कंट्रीज का ग्रुप है। यूनाइटेड किंगडम कोई एक कंट्री नहीं है, ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है,
ठीक है, जिसके अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड वेल्स, ठीक है। तो ये हमारी 4 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा यूके के साथ ही एक और कंट्री है जिसे हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड भी 2 कंट्रीज है, ठीक है, एक आपका नॉर्दर्न आयरलैंड और एक है आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। तो यूके का वीजा दोनों में चलता है, राइट, ओके। अब मान लीजिए कि किसी ने जर्मनी का वीजा लिया, जर्मनी से कहा कि मुझे वीजा दीजिए, ठीक है। जितनी भी शेंगेन कंट्रीज हैं, 26 शेंगेन कंट्रीज हैं, ये आपको शेंगेन वीजा दे रही हैं, पर ये साथ में नेशनल वीजा भी देती हैं, ठीक है। बट नेशनल वीजा सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट और स्टूडेंट परमिट के बेसिस पे लिया जाता है, ठीक है। अगर हम वर्क परमिट अप्लाई कर रहे होंगे यूरोप शेंगेन की किसी भी कंट्री का, ठीक है, या फिर हम स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे होंगे, तो हमारे को नेशनल वीजा मिल सकता है, ठीक है। अदरवाइज हमें सिर्फ नेशनल वीजा अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होती है, हम नॉर्मल शेंगेन वीजा अप्लाई करते हैं। तो जो कोई भी जर्मनी का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहा है या फिर बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहा है जर्मनी के साथ, तो उसको शेंगेन वीजा मिलने वाला है। उसकी कोई इच्छा नहीं थी कहीं और जाने की, पर जब वो जर्मनी पहुंच जाता है तो उसको पता लगता है जर्मनी के चारों तरफ 8 कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज उसके बॉर्डर को कनेक्ट करती हैं, और जहां हम सिर्फ 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में पहुंच सकते हैं बाय बस या बाय ट्रेन। कुछ जगहों पे हम सिर्फ आधे घंटे में, 1 घंटे में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास शेंगेन वीजा है तो हम उन सब जगहों पर जा सकते हैं। शेंगेन वीजा बाय डिफॉल्ट हमारे को मल्टीपल एंट्री वीजा मिलता है। शेंगेन वीजा हमारे को बाय डिफॉल्ट मल्टीपल एंट्री वीजा मिलता है, ठीक है। हम चाहे सिंगल एंट्री भरें उसके अंदर, चाहे हम डबल एंट्री भरें, चाहे हम मल्टीपल एंट्री भरें, फीस सेम है, मिलेगा भी मल्टीपल एंट्री। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वीजा दिखा भी दूंगा शेंगेन का, आप लोगों ने देखा भी हुआ होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर किसी ने जाना ही मल्टीपल कंट्रीज में है शेंगेन के अंदर, जैसे कि मान लीजिए आप अपने लिए वीजा ले रहे हैं जिसमें आप जर्मनी भी जाना चाहते हैं, आप फ्रांस भी जाना चाहते हैं, और आप स्पेन भी जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक रूल हमारे को फॉलो करना होगा, ठीक है। शेंगेन क्या कहता है? शेंगेन कहता है आप उस कंट्री के साथ वीजा अप्लाई कीजिए या तो वो कंट्री में आप एंटर कर रहे हो, आपका शेंगेन एरिया के अंदर जो एंट्री है वो उस कंट्री से हो, या फिर उस कंट्री से आप अप्लाई कीजिए जो आप जहां पर आप सबसे ज्यादा ड्यूरेशन स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम कि आप एक टूरिस्ट हैं, आप जर्मनी में एंटर करेंगे, आप यहाँ से एयर इंडिया की फ्लाइट लेंगे जो कि फ्रैंकफर्ट पहुंचेगी, ठीक है, या बर्लिन पहुंचेगी, फ्रैंकफर्ट जाती है डायरेक्ट फ्लाइट, ठीक है। और आप क्या कहते हैं 6 दिन जर्मनी में रहेंगे, इसके बाद आप 10 दिन फ्रांस में रहेंगे, और उसके बाद आप 5 दिन स्पेन में रहेंगे। अगर अब हम जर्मनी के साथ अप्लाई करेंगे वीजा, तो वो हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो वो हमारे को कहते हैं कि देखिए, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा ड्यूरेशन जो है वो फ्रांस में है, तो आप फ्रांस के साथ अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इस चीज को हमारे को यहाँ पे दिमाग में रखना होगा। दूसरी चीज जो हमारे को दिमाग में रखनी होती है वो ये कि हम जो वीजा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जर्मनी भी आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं, फ्रांस भी आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं, और स्पेन भी आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं, पर सबसे पहले आप जर्मनी में जा रहे हैं, तो ना ही फ्रांस का वीएफएस आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, ना ही स्पेन का। तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ जर्मनी के वीएफएस के साथ अपनी एप्लीकेशन देने की, ठीक है। अब इस बात को भी समझिए, आपने वीजा किसी भी कंट्री के साथ अप्लाई किया शेंगेन की,
आपने आइटिनरी में कुछ भी लिखा, फॉर्म में कुछ भी लिखा, ठीक है, उसके बाद आप उस कंट्री में जाते ही नहीं है, आप शेनेगन की किसी और कंट्री में चले जाते हैं। आपने जो कहा था कि आप जर्मनी में 10 दिन रहोगे या 5 दिन रहोगे, तो आप जर्मनी में सिर्फ 2 दिन रहे, ठीक है। आपने कहा ही नहीं था कि आप पोलैंड जाओगे, आप लिechtenstein जाओगे, आप ऑस्ट्रिया जाओगे या आप चेक रिपब्लिक जाओगे, पर आप वहां पर भी चले जाते हो, जाओ, कोई मना नहीं है, ठीक है। तो शेनेगन वीजा चाहे हम कहीं से भी लें, किसी भी शेनेगन कंट्री से लें, हम बाकी शेनेगन कंट्रीज में जा सकते हैं, बड़े आराम से जा सकते हैं। सेम चीज नेशनल वीजा के साथ भी अप्लाई होती है। अगर शेनेगन की किसी कंट्री का हमारे पास नेशनल वीजा है, नेशनल वीजा हम तब लेते हैं जब हमारे को लंबे ड्यूरेशन के लिए चाहिए, जैसे 1 साल के लिए वर्क परमिट लिया आपने, ठीक है, या हमने स्टूडेंट वीजा लिया, तो आपके नेशनल वीजा के बेसिस पर भी आप शेनेगन की बाकी कंट्रीज में जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर जो शेनेगन का पार्ट नहीं है, पर वो भी शेनेगन वीजा, वैलिड शेनेगन वीजा होने पर हमारे को अपनी कंट्रीज में एंट्री देती हैं। जैसे कि रोमानिया कहता है कि अगर आपके पास शेनेगन का वैलिड वीजा है, मल्टीपल एंट्री, तो आप जरूर आइए, ठीक है। सिमिलरली टर्की, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि रशिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, वैसे ही टर्की भी एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, ठीक है। टर्की का बहुत थोड़ा सा पार्ट है जो कि यूरोप में आता है, बट टर्की का वीजा हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, एम्बेसी के थ्रू भी ले सकते हैं, और अगर हमारे पास शेनेगन का वीजा है वैलिड, तो हम टर्की का वीजा अराइवल पर भी ले सकते हैं। तो शेनेगन के वीजा पे हमारे को काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ बिट अबाउट शेनेगन। नोट्स तो दिखाऊंगा ही मैं आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रेजेंटेशन दिखानी शुरू कर देंगे, आपको चीजें लिखी हुई आनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए। शेनेगन वीजा कितने साल का मिलता है? हाँ जी, शेनेगन वीजा कितने साल का मिलता है? देखिए दुनिया का कोई भी वीजा आप अप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो जब आप अप्लाई करोगे वो आपसे पूछेंगे कि आपको कितने दिन का वीजा चाहिए, ठीक है। बट आपको इस बात को भी समझना है कि ये नहीं कि आप कह रहे हो हाँ जी मुझे 3 साल का टूरिस्ट वीजा दे दो, तो वो कहेंगे हाँ जी ले लो, कोई बात नहीं जी 3 साल का टूरिस्ट वीजा ले लो, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज अपना टूरिस्ट वीजा सिर्फ 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के लिए देती है। अगर आप उससे ज्यादा के लिए अप्लाई करोगे, जैसे सिंगापुर का वीजा फॉर्म है, सिंगापुर अपने वीजा फॉर्म में कहता है आपको 30 डेज के लिए चाहिए है वीजा या 30 डेज से ज्यादा के लिए चाहिए। जब हम 30 डेज टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं या फिर बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहे हैं और हम वहां पे टिक कर देते हैं मोर देन 30 डेज, तो हमारे चांसेस कम हो जाते हैं। ये इतनी सी तो कंट्री है, 3 दिन के अंदर तो पूरी कंट्री को आप पैदल चल के घूम सकते हैं। टूरिस्ट वीजा मांग रहे हो या बिजनेस वीजा मांग रहे हो मोर देन 30 डेज, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपके उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने उल्टा अपने चांसेस को कम कर लिया, ठीक है। तो हमारे को सेंसिबली मांगना होता है। यूजली आप जितनी ड्यूरेशन लिखोगे, टूरिस्ट वीजा बिजनेस वीजा के केस में आप 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते लिखोगे, ठीक है। 2 महीने भी लिख सकते हो, 3 महीने भी लिख सकते हो। तो उस केस के उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्यूमेंट भी दीजिए और डेट लिखिए, उस अवधि का या उससे ज्यादा अवधि का आपको वीजा मिल जाए, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो आपको 10 साल का भी वीजा देती है, जैसे कि कनाडा भी देता है, ठीक है, जैसे कि यूएसए देता है, जैसे कि यूके देता है। इनमें सबसे स्मार्ट जो है वो यूके है। यूके कहता है 1 साल का वीजा चाहिए, कम फीस है, 2 साल का चाहिए ज्यादा, 5 साल का उससे ज्यादा, 10 साल का और भी ज्यादा। 10 साल के वीजा की फीस करीब 1.5 लाख रुपए बैठती है, ठीक है। लेना है ले लो, ठीक है। यूएसए कहता है कि आप चाहे मुझसे 3 दिन का वीजा मांगो, चाहे आप मेरे से 3 महीने का वीजा मांगो, अगर मुझे आपकी प्रोफाइल ठीक लगी मैं आपको 10 साल का वीजा दूं, वो भी मल्टीपल एंट्री, ठीक है। बट जो भी कंट्री आपको 10 साल का, 5 साल का वीजा दे रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर 10 साल तक लगातार रह सकते हैं।
उनके अंदर कंडीशन होगी कि आप 10 साल में जितनी बार चाहें आ सकते हैं, बट आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए या फिर 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे नीदरलैंड ने इंडिया के अंदर सिर्फ 50 से 100 लोग हैं जिन्हों को 5 साल का वीजा दिया है, ठीक है, बट साथ में कंडीशन है कि आप 3 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको लंबे टाइम के लिए वीजा मिल गया है तो आप ज्यादा देर तक रह सके वहां पर, जाइए वापस आइए फिर दोबारा जा सकते हैं। यूएसए के अंदर भी यही है, आपका 10 साल का जो वीजा है 180 दिन तक आप लगातार रह सकते हैं, उसके बाद 60 दिन 60 डेज के लिए आपको अपनी कंट्री आना है, फिर दोबारा आप 180 डेज विच मेक 6 मंथ्स के लिए दोबारा जा सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी आतम प्रकाश जी बोलिए, क्या सवाल है? जी सर, जैसे हमने शैनिगन से जापान का वीजा अप्लाई किया, वीजा ग्रांट हो गया, उस केस में उसके बाद हम इंडिया आ गए, वीजा हमने यूरोप से शैनिगन कहीं भी कंट्री से अप्लाई किया जापान का, इंडिया आके हम जापान में ट्रेवल कर सकते हैं? आप ये कह रहे हो कि कोई यूरोपियन है ना, पहली बात तो। फॉर एग्जांपल हम शैनिगन में रह रहे हैं, शैनिगन से हमने शैनिगन में हम रह रहे हैं, पर हमारी सिटीजनशिप क्या है? नहीं, हम तो इंडियन है ना। अच्छा है हम ही, ठीक है, हम इंडियन है। और फॉर एग्जांपल मैं टूरिस्ट के लिए शैनिगन में गया, शैनिगन में मैंने उस समय दौरान जापान का वीजा अप्लाई कर दिया, जापान का वीजा मुझे वहां से ग्रांट हो गया, उसके बाद मैं इंडिया आ गया, इंडिया के बाद मैं जापान जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो, क्या मनाही है, कोई दिक्कत नहीं है। कि मुझे वहां से ये तो नहीं वहां से डिपार्चर होना पड़ेगा जिस कंट्री में वीजा ग्रांट? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इंडिया के सिटीजन हैं, बिल्कुल आप इंडिया आइए और आराम से आप फिर जापान जाइए, ठीक है। आपको जापान का जो वीजा मिला है उसकी एक ड्यूरेशन मिली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 2022 से 15 मार्च 2022 तक वैलिड है, ठीक है। अब आप 5 जनवरी 2022 से 15 मार्च 2022 के बीच में दुनिया की किसी भी कोने से जापान में पहुंचिए, चाहे इंडिया से होते हुए पहुंचिए, चाहे अमेरिका से होते हुए पहुंचिए, आपका वीजा वैलिड होना चाहिए, आपकी कोई एंट्री नहीं रोकेगा, ठीक है। और जापान, हाँ जी बोलो। जापान कहता है कि अगर आपने शैनिगन का वीजा लगवाया हुआ है पहले तो जापान आपको वीजा आराम से देगा। और जापान ये भी कहता है कि अगर आपने शैनिगन का वीजा पहले कभी नहीं लिया है, या यूके या यूएस से या कनाडा का वीजा आपने पहले कभी नहीं लिया है, तो हम आपको वीजा देने में तंग करने वाले हैं, हम बहुत आपसे आपकी जांच पड़ताल करेंगे तो देंगे, और अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं देंगे। हाँ जी सर जी। जैसे हमने वीजा सर ले लिया, किसी भी कंट्री का वीजा ले लिया, हम वहाँ जाते नहीं है, वो पीरियड ऐसे निकल जाता है, कोई दिक्कत दोबारा लीजिए पीरियड। हजारों लोगों का, हजारों क्या लाखों लोगों का वीजा लगा हुआ था, कोविड आ गया है ना, और वो नहीं जा पाया। मान लीजिए चलो कोविड तो एक ऐसी सिचुएशन थी जो सबने एक्सेप्ट, चाहे कोई ऐसी सिचुएशन ना हो, पर्सनल सिचुएशन की वजह से कोई नहीं जा पाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा वीजा लीजिए, दोबारा आपको वीजा मिल जाएगा। हाँ जी प्रदीप पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ बोलो बोलो प्रदीप। करना है सर, तो हमने भी कौन कौन सी कंट्री की विजिट होनी चाहिए हमारे पास टूरिस्ट वीजे के लिए? क्या 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 फिर से बोलना। भी टूरिस्ट वीजा कनाडा डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है सर? देखो प्रदीप, मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको ऐसे हजारों लोगों के पासपोर्ट दिखा सकता हूँ, ठीक है, जो पहले कहीं भी नहीं गए थे, उन्होंने सीधा कनाडा का वीजा अप्लाई किया और कनाडा का वीजा लगा, ठीक है जी, ठीक है। सीधा यूएसए का वीजा अप्लाई किया और यूएसए का वीजा लगा, ठीक है जी। जो लोगों का बिल्कुल ही हालत खराब होती है, वो चीजें आप आगे समझोगे, उन लोगों के लिए हम ये कहते हैं कि ठीक है आप पहले 2-4 कंट्री घूम लीजिए, उसके बाद आप कनाडा का अप्लाई कीजिए। अब आपका सवाल मैं समझ गया, आपकी रिक्वायरमेंट भी मैं समझ गया। आप ये चाहते हो कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसका वीजा लगने के चांसेस कम है, हाँ जी हाँ जी, उसको कौन सी कंट्री का पहले वीजा लगवा लेना चाहिए है,
ताकि वो कनाडा का वीजा अप्लाई करे तो मिलने के चांसेस ज्यादा हो। हाँ जी, इस केस में मैं 2 कंट्री सजेस्ट करूंगा सिर्फ। आप सिर्फ 2 कंट्रीज का वीजा लगवा लीजिए जो आराम से भी लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि शेनेगन का लगवा लो या यूके का लगवा लो, उसका तो पहले ही मुश्किल से लगता है। मैं कह रहा हूँ आप सिंगापुर का वीजा लगवा लो, ठीक है, बड़े आराम से लग जाता है, ठीक है। और दूसरा रशिया का वीजा लगवा। इन 2 कंट्रीज का वीजा लगा हुआ है और ये इंसान वहां पर घूमकर आया हुआ है, सिर्फ वीजा लगने से बात नहीं बनेगी। इंसान वहां गया, घूम के वापस आया, फिर उसने कनाडा का वीजा अप्लाई किया, तो कनाडा का वीजा मिलने के 95% चांसेस हैं। ठीक है सर जी, रशिया के वीजे के कितना खर्चा जाता है हमारा विद होटल बुक? आप 3,000 रुपए मानकर चलो, ठीक है। एम्बेसी के थ्रू करते हैं तो 1700-1800 रुपए है, वीएफएस के थ्रू करते हैं तो 2300-2400 रुपए है। आप फिर भी 3,000 रुपए मानकर चलो। किसी और का अगर आप रशिया का वीजा लगा रहे हो तो आप 5,000 रुपए उससे चार्ज कर सकते हो। सर जी रशिया के वीजा के लिए सुन लो मेरी बात, रशिया के वीजा के लिए आपको आईटीआर वगैरह नहीं चाहिए है, ठीक है। होटल की कंफर्मेशन चाहिए है और एक इनविटेशन भी चाहिए है जी। रशिया का इनविटेशन आप गूगल कीजिएगा, ठीक है। गूगल करेंगे ना, रशिया बाय रशिया इनविटेशन ऑनलाइन, हाँ, BUY ऑनलाइन $10 में रशिया का इनविटेशन बिकता है, आराम से मिलता है और वैलिड होता है, बिल्कुल वैलिड होता है जी सर। उसके बेसिस पे वीजा लग जाता है, बड़े आराम से लग जाता है। अगर आपके पास आपने इनविटेशन को खरीदा है, अगर आपने इनविटेशन खरीदा है तो होटल वाउचर लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पर अब मैं आपको ये भी समझा दूं, सुनो प्रदीप मेरी बात। जी 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 जी, ठीक है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में या आगे आने वाली क्लास में रशिया डेडिकेटेडली करवाऊंगा, जी है जी। अगर आप लोग कहोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवा दूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको जो 5 मिनट में इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है, जी सर। बट वो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा या इतनी नहीं है कि आप उसके बेसिस पे पूरा वीजा प्रोसेस कर सको। कुछ चीजें मुझे आपको लाइव दिखानी पड़ेंगी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो गलती मत कीजिएगा प्लीज। जी सर, कोई बात नहीं सर। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। और बताइए, और कोई सवाल? सर जी बोला। हाँ बोलो बोलो प्रदीप बोलो। सर जी मैंने एक क्वेश्चन ये करना था, भी ये वीजा मुझे घर पर मिल जाएगा जब मुझे एम्बेसी जाना पड़ेगा? मुझे नहीं जाना पड़ेगा। आपको क्या कहते हैं, नहीं जाना है तो आपको नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको कुरियर के थ्रू करवा सकते होते हैं, इसके अंदर बायोमेट्रिक नहीं है अगर हम एम्बेसी के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन्हों के ई वीजा की बात करते हैं जो कि अभी चल नहीं रहा है, हो सकता है 4 दिन के बाद चलने लग जाए, तो भी घर पे बैठे बैठे मिलता है, ठीक है सर। घर पे बैठा बैठे मिलता है, ठीक है। सर टाइम कितना होता है इसका प्रोसेस टाइम इसका वीजे का? 3 दिन के अंदर वीजा मिल जाता है। और ये भी बता देता हूँ कि रशिया आपको एग्जैक्ट डेट का वीजा देता है। बस आप जितने दिन आप लिखोगे उतने दिन का देगा वो आपको, ठीक है। वो 16 दिन वाला तो चल नहीं रहा ना डॉक्टर शिव, आपने किया था ना ट्राई? जी जी, वो बैन अभी बंद है, अभी चल ही नहीं रहा, वो तो 16 दिन का ही है। 16 दिन भी मत मानो उसको, आप उसको 15 दिन मानकर चलिए, उसको आप 15 दिन मानकर चलिएगा, ठीक है। 384 घंटे कुछ हैं, ठीक है जी, 384 जी। हाँ जी, तो आप 15 दिन उसे मान के चलो। बट नॉर्मल जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वीएफएस के थ्रू या एम्बेसी के थ्रू, वो आप जो डेट लिखोगे उस डेट का मिलेगा। हम 3-4 तारीख आगे लेकर चलते हैं, जी, ठीक है। और जैसे आप सिर्फ ठप्पा मरवाने के लिए वीजा ले रहे हो तो आप 21 दिन से ज्यादा का वीजा मत लो। जी सर। जब जिसका भी वीजा लेने में आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि चांसेस कम है, उसका वीजा आप 14 दिन से ज्यादा का मत अप्लाई। जी सर, ठीक है, ये थंब रूल है। जी सर। हाँ जी, और बताइए, और कोई सवाल? सर बेलारूस में सर जाने के लिए उसमें भी इनविटेशन लेना पड़ता है वीजा के साथ साथ? इनविटेशन अगर शेनेगन का वीजा है तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है वीजा लेने की। अच्छा, क्योंकि बेलारूस में भी सुना था ना मैंने कि इनविटेशन लेटर कुछ लेना पड़ता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल इनविटेशन आता है, बट अगर आपने शेनेगन वीजा लिया हुआ है तो आपको बेलारूस का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है।
हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे गूगल पे आपने कहा कि इनविटेशन हम बाय कर सकते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि इनविटेशन ओरिजिनल है या फेक है? क्योंकि देखो आजकल बहुत ये कुछ आप फेक मिल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। $10 की बात है, 10 पाउंड या जी $10 की बात है, ठीक है। जी ये रिस्क है, बट मैं आपको ये भी बता दूं कि 99% केसेस में ये ठीक ही निकलता है, 1% केस में ये गलत निकलता है। जी और जिस भी कंपनी से आप लोगे, जिस भी साइट से आप लोगे, जैसे आपको उन पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप इतना जरूर कर सकते हो कि वो आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है, और जी उनसे बात करके अगर आपको विश्वास होता है तो ठीक है। पैसे जैसे ही आप पेमेंट करते हो उसके 1 मिनट के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर हम इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं कि अगर हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, ये सब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट है मेजरली। ये जो वेबसाइट बनी हुई है जो आपको नकली इनविटेशन एक तरह से जो दे रही हैं, ये सब यूएस से बेस्ड वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और आप क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हो और अगर उसको आप 30 मिनट्स के अंदर कैंसिल कर देते हो अपने बैंक को फोन करके, तो पैसे वापस आ जाते हैं। जी, थैंक यू। और बताइए सर, मेरा क्वेश्चन है यहाँ। हाँ मैम बोलिए प्लीज आप प्लीज। कीजिए। नहीं आप बताइए, अपना नाम बोलिए पहले। सर मेरा नाम राकेश कुमार है, मोहाली से हूँ मैं। हाँ रितेश बताइए। सर मेरा ना एक्चुअली लगा हुआ है शेनेगन वीजा आज से 12 साल पहले, तो मैंने एक कंट्री विजिट करके आ गया था। ठीक है। तो मैं स्पेन गया था तब। तो अभी अगर मैं दोबारा अप्लाई करूं तो वो उसके बाद में 4-5 कंट्री जा चुका हूं। तो अभी अगर मैं रिसेंटली मेरा बन रहा है कि अगर मैं दोबारा शेनेगन के लिए अप्लाई करूं तो हो सकता है पॉसिबल? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो मैं वहां पे 5 to 6 डे रह के आ गया था वापिस। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर आप जब वापस आए थे तो उन्होंने आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं भेजा था ना, अपनी मर्जी से? नहीं, वो तो मेरा टूरिस्ट था, टूरिस्ट पर्पस के लिए गया था घूमने। आपके पासपोर्ट पे कोई रिमार्क तो नहीं है ना? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। बस तो बिल्कुल लगेगा। आप घूम के आए हैं तो आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप घूम के नहीं आए होते पहले तो भी वीजा तो लगना ही है। वीजा कोई बड़ी चीज नहीं है, इस बात को समझिए। और इस बात को भी समझिए कि दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने प्रोसेस इस हिसाब से बनाया है कि जिसको आना है वो अपने आप ही वीजा ले ले, ठीक है। बट इंडिया के अंदर लोग घबराते इतना हैं और थोड़ा कम एजुकेटेड हैं, तो वो सोचते हैं कि एजेंट के पास जाते हैं। चलिए आप लोग अगर एजेंट बन रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया के अंदर तो बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। और बोलिए। चलिए आपने बोला भी रिमार्क का है इसमें, जो मतलब आपने बताया कि रिमार्क को वो क्या होता, मतलब कि वो ऐसा होता है अतुल कि मान लीजिए कि आपको 10 दिन के लिए वीजा दिया यूके ने, पर आप 10 दिन में वापस नहीं आए, आप 1 महीना रह लिए, 2 महीने रह लिए, और वहां की पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो पुलिस आपके उसके पासपोर्ट के ऊपर लिख देती है कि आपको हम डिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको दोबारा वीजा मिलने में बहुत अड़चन आती है, बहुत दिक्कत होती है। ओके, ये सब चीजें आगे और समझाएंगे डिटेल में। हाँ जी मीनाक्षी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने 2 ऑप्शन दिए कि एक एम्बेसी से लग सकता है या वीएफएस से लग सकता है, तो सर हाँ आप क्या आप बोलोगे कि हमें कहाँ से डायरेक्ट? अगर आपके पास दोनों की ऑप्शन आ रही है तो मेरी सजेशन हमेशा होगी कि एम्बेसी से लगवाइए, ठीक है। यंशित आप अपना प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए और सर्वजीत जी आप भी कर लीजिए। तो अब मैं आज की क्लास यहीं पर ही कंक्लूड करूंगा। और क्या कहते हैं, ये क्लास हफ्ते में 3 दिन है, मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ठीक है। आज पहली क्लास है तो आपके पास कोई ऐसा होमवर्क नहीं है, अदरवाइज आपके पास काफी सारा होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है। मैं आप लोगों के विदाउट आउट ऑफ द रिदम क्वेश्चंस को भी मैंने आंसर किया है, करूंगा भी सही, ठीक है। बट कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आउट ऑफ रिदम, जो कि ऑर्डर में नहीं चल रहे हैं, उनको ये मत समझिएगा कि मैंने कराया नहीं है, आपको थोड़ा समझा दिया तो आप किसी से पैसे ले ले और अप्लाई करना शुरू कर दें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पूरा सीखें उसके बाद अप्लाई करें, ठीक है। जहां आप लोगों ने इतने साल इतने महीने रुके हैं, 1 महीना और रुकिए, 1 महीने के अंदर आपको बेसिक सारा अच्छे से आ जाएगा, आप अप्लाई करने लायक हो जाएंगे। 90% वीजाज आप अप्लाई करने लायक हो जाएंगे, ठीक है। बाकी यंशित कौन सा कोर्स है आपका बेटा? ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट सर। तो अभी आप इंस्टीट्यूट में क्लासेस लेते हो? सर इंस्टीट्यूट में ली थी होटल्स की, बाकी वीजा की जो है मैम ने कहा था ऑनलाइन होगी।
तो आप ना ही ठीक से बैठे हुए हो और बार बार अपना कैमरा ऑफ कर रहे हो, क्या परेशानी है? सर वो कैमरा ऑफ इसलिए करना पड़ रहा है, बार बार कैमरा वर्क नहीं कर रहा सर सही से, इसलिए वो ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है ऐप की वजह से। किंचित अगर आप ऐसा करोगे ना तो मैं आपको क्लासेस दे नहीं पाऊंगा, ठीक है? और नहीं नहीं सर, जब आप अपनी उंगली से कैमरा ऑफ कर रहे हो तो हमारे को पता भी चल रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। और दूसरी बात ये है कि इंटरनेट, कैमरा, मोबाइल, कंप्यूटर, ये 4 चीजें इतनी कॉमन हो चुकी हैं जितने कॉमन हमारे कपड़े, हमारे जूते, हमारी लाइट और हमारा पानी है। आज की डेट में अगर आप कहते हो कि आपका कैमरा नहीं चल रहा, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल नहीं चल रहा, तो ये आपकी तरफ से कमी है, हमारी तरफ से कमी नहीं है। उस चीज को हम क्या कहते हैं, कुछ कंसीडर नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। बाकी आपने इंस्टीट्यूट के अंदर क्लास ली है, इसी क्लासरूम के अंदर जहाँ पर मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, और आज आप यहाँ पर क्लास ले रहे हो, आपको कोई फर्क लगा क्या? नहीं सर। मैं बताता हूँ यहाँ फर्क है। जब मैं क्लास के अंदर क्लास लेता हूँ तो मुझे बहुत जोर से चिल्लाना पड़ता है और मैंने मास्क पहना होता है, ठीक है? और आपको भी जोर से चिल्लाना पड़ता है, आपको उल्टा कम सुनाई देता है, ठीक है? और सवाल भी आप लोग कम पूछ पाते हो, बोर्ड भी दूर होता है। यहाँ पर जब मैं स्क्रीन में लिखूंगा आपको साफ साफ दिखाई देगा। ऑनलाइन के अंदर हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करनी पड़ती, पर इंस्टीट्यूट के अंदर करनी पड़ती है। ऑनलाइन क्लासेस में और इंस्टीट्यूट की क्लासेस में कोई फर्क नहीं है। आप पूछ सकते हैं, और भी कुछ, धनेश आप भी इंस्टीट्यूट के अंदर क्लासेस ले चुके हैं। यस सर। कोई दिक्कत लग रही है आपको ऑनलाइन क्लास में? नो सर, कंफर्टेबल हो। तो मैं यही कहूंगा कि ऑनलाइन को आप गलत मत समझ के चलिए कि नहीं हमें ऑनलाइन नहीं करना है। ऑनलाइन लीजिए, ज्यादा सीख पाएंगे, अपना वक्त भी बचा पाएंगे, अपने पैसे भी बचा पाएंगे आगे तक। यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास में यही कंप्लीट करूंगा और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपके कुछ सवाल अगर कोई जरूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं।